अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक सर्कुलेशन के हवाले से आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता रही हूँ, उसे आपने कंसिडर करना, ध्यान में रखना है, ठीक है। देखें, जब हम बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं हमारे पास? 4 चैम्बर्स। 2 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में। 4 में। हाँ। ओके, सॉरी, 4। हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। ये वाला जो साइड होगा हार्ट का, ये वाला साइड, ये लेफ़्ट होगा, राइट होगा? राइट। लेफ़्ट। ये वाला साइड राइट होगा। जब आप ह्यूमन बॉडी को एक इंसान जो आपके सामने है, ठीक है, जब आप उसका हार्ट कंसिडर करेंगे, उसका हार्ट स्टडी करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, आपका राइट उसका लेफ़्ट होगा। तो आपका जो राइट है वो आपके क्रॉस में होगा उस इंसान के, ठीक है। तो ये वाला साइड लेफ़्ट है और ये वाला राइट है, ठीक है। तो अब जब हमारे पास जो 2 ऊपर वाले चेम्बर्स होते हैं उन्हें हम एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले 2 चेम्बर्स को वेंट्रिकल कहा जाता है। तो ये वाला क्या हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया और ये लेफ़्ट एट्रियम, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब हमारे पास ब्लड फ्लो कैसे होता है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्लड से वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और इन रिटर्न जो उनके पास वेस्ट गैस है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड के अंदर डाल देते हैं। अब वो जो देखिए, जब भी हमारे पास ब्लड के अंदर ब्लड अगर तो O2 रिच है यानी कि ऑक्सीजन रिच है, तो आप उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से, तो वो कहलाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ये एक मिसकंसेप्शन है। अक्सर लोगों को लगता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर 100% ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, लेकिन उसकी कंसनट्रेशन कम होती है, यानी कि उसकी क्वांटिटी, उसकी कंसनट्रेशन क्या होती है, उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर्ड टू ऑक्सीजन। एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अब बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब मैं अब वर्ड यूज़ करूँगी डीऑक्सीजनेटेड, तो आपको समझ आ जाना चाहिए, अच्छा ये वो वाला ब्लड है जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। हाँ, मतलब सिंपल लफ्ज़ों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम जनरली शो कर रहे होते हैं रेड कलर से, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हम ब्लू से दिखा रहे होते हैं। आपने पिक्चर में भी देखा होगा, जो जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर आर्टरीज़ होती हैं वो रेड कलर की होती है, वेन्स जो हैं वो ब्लू कलर की होती हैं। एक्सेप्शन है लेकिन मेनली ऐसा ही होता है। आर्टरी के अंदर रेड कलर क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि आर्टरीज़ के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जितनी भी आर्टरीज़ हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो वेन्स हैं उनके अंदर क्या है, उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अब बॉडी से हमारे पास आरबीसीज में आरबीसीज होती है में वेन्स में नहीं होती। आई एम सॉरी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? आरबीसीज का काम होता है ऑक्सीजन लेके जाना, कैरी ऑक्सीजन। यस, आरबीसी के अंदर उसका हीमोग्लोबिन होता है जी। कैपिलरीज में आरबीसीज होती हैं, वेन में नहीं होती। ओके, समझता है। जब हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। ब्लड क्या है, ब्लड फ्लूइड है, मीडियम ऑफ लाइफ है, जिसके अंदर सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारी बॉडी का। तो ये एक फ्लूइड है। इसके अंदर मेन कितनी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। इसके अंदर एक सेल है और दूसरा क्या है, दूसरा प्लाज्मा है। जो प्लाज्मा है उसके अंदर
तकरीबन 70 to 80% क्या है, पानी है, बाकी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स जिनको कहा जाता है, और बाकी जितनी भी ग्लूकोज वगैरह सारी चीज़ें होती हैं वो प्लाज्मा में होती हैं। अब देखिए, जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल हमारे पास 3 तरीके का ब्लड में पाया जाता है। ये मैंने आप इनके नाम लिख दिए हैं, ब्लड सेल्स और ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है ना, जिसे हमने ब्लड कहा है, ये ब्लड फ्लो करता है, जैसे पानी फ्लो करता है वाटर पाइप्स के अंदर, उसी तरीके से ब्लड जो है वो फ्लो करता है किसके अंदर, ब्लड वेजल्स के अंदर। समझ लें जैसे वाटर पाइप्स होती हैं तो ब्लड की वेजल्स होती हैं, ब्लड पाइप्स आप इन्हें बोल सकते हो, ब्लड वेजल्स, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेजल्स हैं ये 2 तरीके की होती हैं, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन। जब हम कहते हैं ना आर्टरी वो है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो ये सही डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि क्या सारी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आर्टरी क्या होती है, जो कि ब्लड को लेकर जाए अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ठीक, सही समझ आ रहा है। देखें, ए से आर्टरी और ए से अवे, तो आर्टरी का काम क्या है कि वो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जाएगी, हार्ट से दूर, ठीक है। वेन क्या है, टेक्स ब्लड, इसका उल्टा कर दे क्या हो जाएगा, क्लोज टू हार्ट, बैक टू द हार्ट, ठीक है। वेन का काम क्या है कि ये ब्लड हार्ट की तरफ लेकर आती है, टूवर्ड द हार्ट, टू द हार्ट, ठीक है। समझ लें इसको, आप कैसे याद करेंगे, देखें, वी से वेन, वी से वापस, तो जो ब्लड वापस लेकर आए हार्ट में तो वो वेन है, सही हो गया। अब यहाँ पे जो आर्टरी है, जो वेन है, उसकी साइज़ काफ़ी अच्छी होती है, तो सेलुलर लेवल के ऊपर एक आर्टरी और एक वेन हर एक ऑर्गन के अंदर नहीं पेनिट्रेट कर सकती, इसीलिए क्या होता है, ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जा रही है, तो ये क्या होगी, आर्टरी होगी, वेन होगी, आर्टरी होगी, ठीक है। और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक हो गया। अब ये जो आर्टरी है, ये कौन, सबसे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, एओर्टा। एओर्टा क्या करती है, हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है कहाँ पर, बॉडी में। लेकिन क्या ये बॉडी का मतलब क्या है, बॉडी का मतलब सेल है, बॉडी का मतलब ऑर्गन है, टिश्यू है, जितना भी, हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर एक सेल को, ठीक है। अब ये जो एओर्टा है ये बहुत सारी डिफरेंट छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर ब्रेक डाउन होती है। एओर्टा खुद डिफरेंट तरीके की आर्टरीज़ के अंदर टूटती है, और फिर वो जो आर्टरीज़ हैं वो बनाती हैं क्या, एट्रियोल्स, यानी कि एओर्टा आर्टरी क्या है, बड़ी ट्यूब, उससे छोटी ट्यूब एट्रियोल्स होती हैं, ठीक है। एट्रियोल्स के अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, फिर एट्रियोल्स और छोटी हो जाएंगी और थिन हो जाएंगी, ये कहलाएंगी कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज वो हैं जहाँ पर एक्सचेंज होता है, तो जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, जो ग्लूकोज एक्सचेंज हो रहा है, जितना भी न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो रहा है सेल और ब्लड के दरमियान में, वो क्या है, वो कैपिलरी कर रही है। क्यों, क्योंकि कैपिलरी की साइज़ छोटी है, वो सेल्स को रीच कर सकती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि चलो काम हो गया, कैपिलरी ने अपना काम कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन दे दिया सेल को, कार्बन डाइऑक्साइड उससे ले ली, ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये जो कैपिलरी है ये क्या करेगी, वेन्यूल्स बनाएगी, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, आर्टरी टूटती है एट्रियोल्स के अंदर, फिर कैपिलरी बनाती है, फिर कैपिलरी क्या होता है, 2-3 कैपिलरीज आपस में जुड़कर वेन्यूल बनाती हैं, वेन्यूल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वेन्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगी, वेन बनाएंगी। उसके बाद सारी बॉडी की वेन्स मिलकर हमारे पास बॉडी की सबसे बड़ी वेन बनाती है, इसका नाम है वेना कावा। क्या नाम है, दिस इज़ द लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, कौन सी, एओर्टा। अब ये वेना कावा ब्लड लेकर जाती है कहाँ पे, दोबारा से हार्ट में। अब देखें वेना कावा
वेन है, वापस लेके जा रही है ब्लड हार्ट की तरफ, क्यों? ताकि हार्ट दोबारा से ऑक्सीजनेट करे और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। समझ आया कि कैपिलरी एक्सचेंज कर रही है और ये इस तरीके से आर्टरीज क्या करती हैं, टूटती हैं अपनी ब्रांचेस के अंदर। इज़ दैट क्लियर? आपका क्वेश्चन सम क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लंग्स का क्या काम है। वो जो ऑक्सीजन हम ब्रीद इन कर रहे हैं वो तो एल्विलाई के अंदर आ रही है, वो ऑक्सीजन जो एल्विलाई में आ रही है वो हार्ट में कैसे पहुंच रहा है, वो वाला ब्लड होता क्या है। मैं अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सर्कुलेशन का बैकग्राउंड दे रही हूँ। हमारे पास अब मैं आपको बोलूँगी यहाँ पे वेना कावा लेकर आ रही है ब्लड, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? क्योंकि नाउ यू नो व्हाट इज़ वेना कावा। वेना कावा कैसा ब्लड लेकर आ रही है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, वापस लेकर आ रही है हार्ट को, तो वेन है वेना कावा। ये वेना कावा ब्लड कहाँ पर लेके जाएगी, कौन सी चेम्बर में? राइट एट्रियम में। सबसे पहले ब्लड कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमारे पास राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में, सही है? ये ब्लड जी नीचे जाता है। यस एग्जैक्टली। ये देखें, ये राइट एट्रियम में ब्लड आया वेन से, फिर राइट एट्रियम ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया, जब उसने पुश किया तो ब्लड कहाँ चला गया? राइट वेंट्रिकल में। सिंपल सी बात है। अब ये ब्लड कैसा है? ब्लू कलर में मैंने बनाया है, यानी कि ये ब्लड कैसा है? ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। गुड। अब ये ब्लड हमें ऑक्सीजनेट करना है और ऑक्सीजनेशन के पर्पज़ के लिए ब्लड जाता है कहाँ पे? लंग्स में। ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का काम किसका होता है? लंग्स का होता है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाता है? ये जाता है लंग्स के पास। अब देखें, ये जो ट्यूब है, पहले तो मुझे बताएं, ये ट्यूब जो है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। मैं कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिख रही हूँ। अब ये जो वेजल है ये अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जा रही है ब्लड को, तो क्या ये आर्टरी है या वेन है? दोबारा से सोचें। यहाँ पे तो आपने कहा था कि वेना कावा हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती है, वापस लेकर आए तो वेन, अवे लेकर जाए तो आर्टरी। तो ये क्या कर रही है? दूर लेकर जा रही है ना हार्ट से, तो ये आर्टरी हुई ना, वेन कैसे हुई? अब यहाँ पे ये आर्टरी है, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो अब इसीलिए मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि हर वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, क्योंकि एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि ये वाली जो आर्टरी है, कौन सी? इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका? पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन है तो ये आर्टरी, और ये अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जा रही है, यानी कि ये ब्लड लेकर जाती है कहाँ से कहाँ तक? राइट वेंट्रिकल से लेकर कहाँ तक? लंग्स में। अब लंग्स ने क्या किया? ऑक्सीजनेट किया ब्लड को, दोबारा से ये ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेट हो गया, और ये ब्लड अब जाता है कहाँ पे? जी लंग्स में कहाँ जाएगी? ब्रोंकियोल्स में जाएगी, एल्वियोलाई में जाएगी? नहीं नहीं नहीं, लंग्स, ये जो ब्लड है ये हमारे पास आता है लंग्स में, एल्वियोलाई के कांटेक्ट में आता है ये ब्लड, ठीक है? अगर आप सोच रहे हैं कि एल्वियोलाई के कांटेक्ट में कैसे आएगा ब्लड, तो वेजल के अंदर होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे पास जो ब्लड है वो जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या, ये जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी होगी ये ब्रेक डाउन हो रही होगी कैपिलरी में, और कैपिलरी में एक्सचेंज हो सकता है, तो जितनी भी ऑक्सीजन होगी एल्वियोलाई के अंदर वो कहाँ पे आ जाएगी? कैपिलरी में आ जाएगी। कैपिलरी की जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो लंग्स में चली जाएगी। तो इस तरीके से ये एक्सचेंज होता है। तो ब्रोंकाई वगैरह के अंदर नहीं, लंग्स में जाएगा ये ब्लड। अब यहाँ पे ये लंग्स ने क्या किया? ऑक्सीजनेट कर दिया। अब ये दोबारा से वापस जा रहा है हार्ट में ब्लड, तो ये वेन होगी, आर्टरी होगी? कौन सी वेन होगी ये?
पल्मोनरी वेन होगी। तो पल्मोनरी वेन वाहिद वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। और कौन सी ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर बाकी सबके अंदर ऑक्सीजनेटेड है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड है। पल्मोनरी आर्टरी। मैम ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाएगा? ये ऑक्सीजनेटेड कहाँ में जाएगा? ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेना कावा ला रही होती है बॉडी से हार्ट में, फिर हार्ट देता है लंग्स को कि भाई ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसको ऑक्सीजनेट कर दो। ऐसा तो नहीं है कि अच्छा ये डीऑक्सीजनेट हो गया तो ये तो ख़राब हो गया, इसे बॉडी फेंक डिस्कार्ड, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वही ब्लड है, सेम ब्लड वही है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जब उस ब्लड के अंदर है तो उसे हमने ऑक्सीजनेटेड बोल दिया और सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया, उन सेल्स ने पीछे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। अब वही सेम ब्लड जाता है दोबारा से ऑक्सीजनेट होने के लिए और ये साइकिल चलती रहती है। ब्लड वही सेम है, इस जस्ट के गैसेस उसके अंदर एक्सचेंज हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, इस तरीके से। अब ये जो ब्लड है पल्मोनरी वेन, ये ब्लड कहाँ जाता है, कौन से चेम्बर में? ये लेफ़्ट एओर्टा में जाएगा, फिर लेफ़्ट एओर्टा से कहाँ पे जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, कौन सी, अब देखो ये अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जाएगी तो कौन सी आर्टरी होगी, वेन होगी? आर्टरी होगी। कौन सी आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? अभी बताया था मैंने एओर्टा। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस असल में हो कैसे रहा है। जो आपका क्वेश्चंस हैं वो और भी क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं पूरा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट कर लूँ एंड देन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। और काइंड ऑफ ओके अगर आप मुझे बीच में भी पूछेंगे आप लोग तो। ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, लंग्स, ठीक है। ये एल्वुलाई है, एयर सैक के अंदर पड़ा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। एल्वुलाई को हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें, ये हमारे पास एल्वुलाई, हम लंग्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास लंग है। अब एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, कम है? हमने अभी अभी क्या किया, इनहेल किया, एयर से ऑक्सीजन अंदर ली, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वुलाई के अंदर क्या है, ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो ब्लड है, ये जो ब्लड, अब ये देखें, ये हमारे पास लंग्स है, लंग्स से हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड लाई है लंग्स के पास, भाई से ऑक्सीजनेट कर दो। अब ये मेरे पास एक कैपिलरी है जो कि पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच है, यहाँ पे एक्सचेंज होना है। ये कैसा ब्लड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मैंने यहाँ पे इसीलिए इसे हमने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। तो अब यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी
और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम होगी। मैंने 2-3 बार एक टर्म यूज़ की, पार्शियल प्रेशर की। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? जब भी हम लोग 2-3 गैसेस को साथ में स्टडी कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जब आप एक प्रेशर को कंसिडर कर रहे हैं एक मिक्सचर के अंदर, तो वो जो सिंपल लफ्ज़ों के अंदर, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ यहाँ पे आपको, कि एक मिक्सचर में एक गैस का जो प्रेशर होगा वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं यहाँ पे मेरे पास एक एयर, क्या है, एयर मिक्सचर है, तो जब आप ऑक्सीजन का प्रेशर की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा, क्योंकि एयर क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर के अंदर इफ यू टॉकिंग अबाउट वन गैस का प्रेशर, सो दैट वुड बी पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम लेंगे। तो उसी तरीके से लंग एल्विलाई के अंदर जब हम कहूँगी कि जो ऑक्सीजन का प्रेशर इतना है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। कितना होता है? 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। mmHg यूनिट होता है किसका? प्रेशर का। अब यहाँ पे होना क्या है, गैसेस हमेशा मूव करती हैं फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ऐसा है। ठीक है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? मूव करेगी फ्रॉम हियर टू हियर। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है जी। एल्वियोलाई का सरफेस ज़्यादा नहीं है? एल्वियोलाई का सरफेस ज़्यादा नहीं है का क्या मतलब है? एल्वियोलाई का सरफेस ज़्यादा होता है। एल्वियोलाई को हम, हाँ एग्जैक्टली, एल्वियोलाई का सरफेस एरिया आप बोलना अगर चाह रहे हैं तो सरफेस एरिया, यस, एल्वियोलाई का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और इसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं ना मैंने इसकी सरफेस एरिया नहीं लिखा, यहाँ पे इसकी लेंथ नहीं लिखी कि इसका एरिया कितना है। ये मैंने प्रेशर लिखा है ऑक्सीजन का, mmHg यूनिट होता है ऑक्सीजन का, सॉरी प्रेशर का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है। गैसेस मूव करती हैं फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर, तो इसीलिए ऑक्सीजन क्या करेगी? यहाँ से यहाँ आ जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई इसमें मुश्किल कहानी नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास ब्लड के अंदर क्या है, ये RBC है, RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पड़ा हुआ है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, 4 ग्लोबिन एटम्स होते हैं आयरन वाले, ठीक है। और ये क्या है, सॉरी 4 ग्लोबिन नहीं, हीम एटम्स यानी कि आयरन एटम्स होता है। और ये चेन प्रोटीन चेन्स होती है, जिनको ग्लोबिन चेन्स कहते हैं। 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती है। ये हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जब जैसे ही ऑक्सीजन आती है कहाँ पे? ब्लड वेसल में, तो ऑक्सीजन जाकर किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और ये बना लेती है क्या? कौन सा कंपाउंड? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन दिखने में लाल कलर का, रेड कलर का होता है, इसीलिए आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर में दिखता है, ठीक है। इसको अब देखो, एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच हो जाता है इस तरीके से, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फार्मूला क्या हो जाएगा? Hb4O2। 4 का मतलब क्या है? 4 O2 के मॉलिक्यूल हर एक आयरन के साथ हीमोग्लोबिन के अंदर। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको HbO8 लिख सकती हूँ? क्या इसको HbO8 लिख सकता है? HbO2, देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को मैंने क्या लिखा? Hb4O2 लिखा। मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि क्या मैं Hb4O2 यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ऐसे लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 2 से 8 हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, एक हीमोग्लोबिन के साथ O2 का एक मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है। अगर मैं पूछूँ एटम कितना है, तो 8 एटम होगा। 2 2 2 2 8 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन है
तकरीबन 98% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो रही है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है, जो कि रेड इन कलर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा वाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ रेड, तो इसका पीछे रीज़न ये है कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड दैट इज़ रेड इन कलर, ठीक है। उसके बाद ये ब्राइट रेड कलर का होता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपके पास आप यहाँ पे जो एक रिएक्शन देख रहे हो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, यहाँ पे एक एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है। मैं इसको स्टार से शो कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है लिखने के लिए, तो आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। ये स्टार क्या शो कर रहा है? एक एंजाइम। और ये एंजाइम का नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि दुनिया मतलब बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर, जानदारों के अंदर सबसे फास्टेस्ट जो एंजाइम है वो ये वाला है। क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा है? कार्बोनिक एन एनहाइड्रेस, ठीक है। इसको जिंक नाम का कोफैक्टर की ज़रूरत भी होती है। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज पॉइंट है, बताएं। कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मतलब इसको कार्बोनिक एसिड होता है। अच्छा, कार्बोनिक एसिड की दूसरी कहानी है, वो मैं आपको जिस थोड़ी देर में बताती हूँ। लेकिन अभी तक यहाँ ये बात समझ आ गई होगी आपको, आई होप। अच्छा देखिए, इसका क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसका एमसीक्यूज क्या आ सकता है? यहाँ पे आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये मैंने आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी बताया था कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं। हीमोग्लोबिन कैसा स्ट्रक्चर है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है? एल्विलाई होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर कैसा है? रेड है। कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है गैशियस एक्सचेंज में? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस का कोफैक्टर कौन सा है? तो जिंक है, ठीक है। ये इतना तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। फंडामेंटली इतनी इंफॉर्मेशन इज़ मोर देन इनफ फॉर आमिर एंड टॉक। उसके बाद अब ये तो हो गया ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन कैसे आता है, ऑक्सीजन कैसे काम करता है, ऑक्सीजन कैसे ब्लड के अंदर रहता है। तो उसके लिए घर है। क्या घर है? हीमोग्लोबिन उसका घर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक सेल और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कौन सा ब्लड है ये? ऑक्सीजनेटेड। अब मतलब ये बात तो मुझे समझ आ गई कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी तो ऑक्सीजन जो है वो मूव इन कर जाती है ब्लड के अंदर और इस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है। लेकिन जब अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ब्लड हार्ट में गया, हार्ट से बॉडी में गया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से सेल और ब्लड के दरमियान में एक्सचेंज हो रहा है। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सेल एंड ब्लड। सेल के अंदर सेल ने ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली। अब इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन क्या है? ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। अब इस ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम है। अब गैसेस मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर या फिर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे कम है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? इस ब्लड में चली जाएगी और ये ऑक्सीजन इस सेल के पास चली जाएगी। ये सेल ऑक्सीजन का क्या करता है? अच्छा मुझे बताएं, ये सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए?
भाई हम लोग इतने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ग्लूकोज हर इंसान, हर ऑर्गेनिज्म सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एनर्जी मिलती है, हमें एटीपी मिलता है। हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले, हम लोग काम कर सकें। तो वही रीज़न है कि भाई ऑक्सीजन का क्या करता है, प्राइमरीली ऑक्सीजन से क्या हो रहा है कि भाई सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है ताकि एटीपी मिले। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, ये भी क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितना एटीपी बनता है यूकैरियोट्स के अंदर? हाँ, 36 एटीपी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग ऑक्सीजन के बगैर नहीं सर्वाइव कर सकते, हमें तो चाहिए। लेकिन जो भी जितने भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़िंदा तो रहते हैं, लेकिन वो एक ग्लूकोज से बहुत ही कम एटीपी बना सकता है। जो प्रोकैरियोट्स होता है वो एनारोबिक होता है, यानी कि वो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती उन्हें ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने के दौरान। तो इसलिए वो ग्लूकोज को तोड़ते तो हैं, लेकिन तोड़ने पे उन्हें बहुत ही कम एटीपी मिलता है, एक ग्लूकोज से 2 एटीपी मिलता है जब हम बात करते हैं एनएरोब्स की। तो इसीलिए हम लोग वी आर लकी, वी आर एरोबिक रेस्पिरेंट्स, हम लोग एक ऑक्सीजन से 36 एटीपी बना लेते हैं, विच इज़ नॉट बैड। सही है। तो ऑक्सीजन सेल को क्यों चाहिए भाई, सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए। अब यहाँ पे ऊपर तो हमने समझ लिया कि भाई हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जा रही है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, देखें होता क्या है। मैंने बताया था ब्लड के अंदर एक तो सेल है और दूसरा क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा क्या है, पानी है। तो ब्लड में वाटर वैसे ही पड़ा हुआ है, यस और नो। अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड जाती है ब्लड अब ये ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गई तो ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, पानी, ये जो पानी ऑलरेडी पड़ा हुआ है इस पानी के साथ मिलती है और यहाँ पे क्या बना लेती है, H2CO3 जो कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। जो आपने मुझसे कहा था कि कार्बोनिक एसिड कहाँ बन रहा है, तो ये वही कार्बोनिक एसिड है। हीमोग्लोबिन। सॉरी व्हाट? अमाइनो हीमोग्लोबिन। आर अमाइनो। अच्छा मुझे अभी एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम अनएबल टू हियर यू प्रॉपरली। तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप मुझे या तो चैट बॉक्स में लिख दें या तो मुझे आप इनबॉक्स कर दें कि क्या वर्ड आप कह रहे हैं। लेकिन खैर मैं ये वाला जस्ट टॉपिक कंप्लीट कर लें एंड देन वील मूव टू द क्वेश्चंस। यहाँ तक बात समझ आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, वाटर के साथ मिल रहा है और वो क्या बना रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है। अब ये जो H2CO3 बना है यहाँ पे, ये H2CO3 क्या करता है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और HCO3 में टूट जाता है। HCO3 क्या है, बाइकार्बोनेट आयन है। अब ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, ये बाहर से सोडियम यानी कि ब्लड के बाहर से सोडियम लेता है, बाहर बहुत सारा सोडियम पड़ा हुआ है, ये बाहर से सोडियम लेता है और ये बना लेता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब आप समझ रहे हैं कि तकरीबन हमारे पास, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैसे जा रही है, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर ब्लड में बैठ गई है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, इसने एक लंबा प्रोसेस, लंबा गेम किया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, ये कंबाइन हो रही है H2O के साथ और ये सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर ट्रैवल कर रही है ब्लड के अंदर। तो ऑक्सीजन कैसे थी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है, सोडियम बाइकार्बोनेट। को तकरीबन 70% कितनी,
70% कार्बन डाइऑक्साइड एज सोडियम बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। चलो ये तो समझ आ गया, लेकिन जब अब दोबारा से ये वाला ब्लड जो है, ये वाला ब्लड दोबारा से जब लंग्स में जाएगा तो क्या होगा, ये प्रोसेस बैकवर्ड होगा कि सोडियम निकल जाएगा, सोडियम बाहर चला जाएगा, ये बाइकार्बोनेट नेगेटिव बन जाएगा, ये H पॉजिटिव, जो H पॉजिटिव ऐसे ही ब्लड के अंदर पड़ा हुआ है, ये उसके साथ कंबाइन होगा, बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा और दोबारा से ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में टूट जाएगा, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में चली जाएगी, एल्विला में चली जाएगी। तो ये सेम प्रोसेस क्या होगा, बैकवर्ड, उल्टा डायरेक्शन के अंदर होगा जब हम लोग ये वाला ब्लड लेकर जाएंगे कहाँ पे, लंग्स के अंदर, क्योंकि उस वक्त हमें क्या करना है, उस वक्त हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को डंप करें कहाँ पे, एल्विलाई के अंदर। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है कि आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस के अंदर 70% कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में जा रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, और बाकी का परसेंटेज की अगर हम बात करें तो बाकी का जो 20% है वो कैसे जा रहा है, थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ भी मिलता है और उसे हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब ऑक्सीजन कम होती है तो उस केस के अंदर, जैसे ये हीमोग्लोबिन है, अगर इसके साथ 4 ऑक्सीजन है तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगा, तो इसे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। जब कार्बन हीमोग्लोबिन के पास कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो, तो तकरीबन 20% कैसे जा रहा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में जा रहा है। आई थिंक आप मुझे यही तो नहीं पूछ रहे थे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन? यस मैम। ओके, अब समझ आ गया। यस मैम। और अच्छा, अब बाकी का जो हमारे पास 5 to 2% जो है वो कैसे जा रहा है, वो जा रहा है प्लाज्मा के थ्रू। थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है और वो इस तरीके से जा रही होती है, प्रोटीन के साथ मिल जाती है। तो इस तरीके से एक्सचेंज हो रहा होता है एल्विलाई, ब्लड एंड सेल के दरमियान में। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये टॉपिक। अच्छा, लास्ट यहाँ पे मैं क्वेश्चन अगर आपसे पूछूँ, ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। अच्छा देखिए, हमारे पास एक और चीज़ ब्लड के अंदर, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, इसको मैं HP से डिनोट करते हैं। मसल के अंदर अगर आपने सुना हो, मसल के अंदर भी इस तरीके का एक मॉलिक्यूल होता है जिसे आप मसल हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसे हम कहते हैं मायोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? मायोग्लोबिन। अब जैसे एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, लेकिन एक मायोग्लोबिन में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच या फिर बाइंड हो सकता है। लेकिन मायोग्लोबिन ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के लिए एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लेस स्टेबल है।